हेलो बच्चों। आप लोगों का स्वागत है हमारे नीट सिलेक्शन बैच में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर रहे थे किसके बारे में, चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। और हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखी थी। ठीक है, लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेते हैं। देखिए, ये जो बच्चों को कई बार परेशानी आता है ना, आप लोग को कई बार परेशानी आती है हंस रूल में, या फिर हम बात करें पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, वो सारी परेशानी आराम से खत्म हो जाती है अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा समझने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्रोमियम, अगर मैं बात करूं क्रोमियम की, तो हम लोगों ने एटॉमिक नंबर यहाँ पर निकाला था और यहाँ पर जेड क्या था, 24 था। और इसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर जब आर्गन 4s2 3d4, देखिए यहाँ पर होना तो क्या चाहिए था, हमने देखा था कि 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन वो क्या रहा था, 4s1 3d5 हो रहा था। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें चला जाता था, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती थी ये एक सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होती थी। और क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये जो डी ऑर्बिटल है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, लेकिन आ कितने रहे हैं, 5। क्योंकि यहाँ पर डी में 10 आ सकते हैं लेकिन आ रहे हैं 5, तो इसका मतलब कि आधा ही भरा हुआ है ना। भाई किसी चीज के अंदर अगर मैं बोलूँ कि 10 सिक्के रख सकते हो, ठीक है, अगर मैं आपको एक डब्बा दूं उसके अंदर मैं बोलूँ कि 10 सिक्के रख सकते हो, लेकिन अगर आप 5 ही सिक्के रख रहे हो तो इसका मतलब आप आधा ही रख रहे हो अभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, आधा ही एक तरीके से इसको भर रहे हो, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोल देते हैं, हाफ फिल्ड। अगर इसी तरीके से हम बात करें पी ऑर्बिटल की, तो पी में क्या होता है, पी के अंदर आपको दिखाई देगा, पी सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर 3 ऑर्बिटल आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका मतलब अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो यानी पूरा भरा हुआ है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फुल्ली फिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी मैंने आपको समझाई थी लास्ट क्लास में। तो वहां पर ये जो सिचुएशन है जहां पर पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या है, हाफ फिल्ड। क्यों, क्योंकि पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, 6 का आधा 3। डी में देखो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। अगर तो 10 है तो इसका मतलब फुल्ली फिल्ड है, अगर 5 है तो इसका मतलब हाफ फिल्ड। एक्सचेंज एनर्जी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ली थी, सिमेट्री हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये लास्ट क्लास का ही थोड़ा सा पोर्शन है, उसके बाद फिर हम नए टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 24 एटॉमिक नंबर तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिया था। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उससे आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए, 25 के लिए। अब देखिए 25 नंबर में है हमारा मैंगनीज। ठीक है, और मैंगनीज जो है इसके लिए भी आप क्या करेंगे, देखिए आर्गन तक तो सबके लिए कॉमन लिख रहे हैं हम। आर्गन तक कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 18। क्यों, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18। यहाँ पर इसके अंदर आर्गन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18। अब आगे सुनो, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 4s1 3d5। लेकिन आगे देखो, आगे तो यही सिचुएशन होगी, 4s2 3d5। क्यों, क्योंकि अब तो 3d5 हाफ फील्ड ऑलरेडी है ना। अगर मान लो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के मैं इसमें भेज दूं, तो ये बेचारा हाफ फील्ड अब नहीं रहेगा। साथ ही साथ ही पहले फुल्ली फील्ड था, तो अब ये हाफ फील्ड हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, फुल्ली फील्ड की एनर्जी हमेशा क्या होती है, कम होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल फुल्ली फील्ड होता है, उससे कम स्टेबल हाफ फील्ड होता है। तो कौन क्या चाहेगा होना, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होना चाहेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन जो है वो रखना कम चाहेंगे। ठीक है, अब देखो मजबूरी अगर है तब तो फिर जैसे मर्जी रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर मजबूरी नहीं है तो फिर अलग अलग कमरा ही पसंद करेंगे ना। मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पर अगर आप मान लो यहाँ पे 4s1 3d6 कर दोगे, तो परेशानी पता क्या होगी, एक भाई को फिर यहाँ पर डी वाले में भी अब साथ साथ रहना पड़ेगा। दूसरा, आपने स्टेबिलिटी भी कम कर दी। भाई यहाँ पर भी भाई साथ साथ रह रहे हैं, आप बोलोगे सर एस वाले में भी तो भाई साथ साथ रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने स्टेबिलिटी भी डिस्टर्ब कर दी। पहले से जो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी आ रही थी वो भी आपने खत्म कर दी। ठीक है, इस चीज को समझ गए आप लोग। तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बनेगी 26। अच्छा, आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो, 3d5 जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं पांचों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हूँ, अलग अलग खाने में डाल रहा हूँ। अलग अलग खाने में मैंने आपको बताया था कि अगर एक सबशेल में पॉसिबिलिटी है, यानी कि जो डी, जैसे डी है,
हमारा डी क्या है, एक सबशेल है, उसमें कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, 5। अब ये 5 ऑर्बिटल इसमें आ सकते हैं, तो ये 5 ऑर्बिटल क्या है, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हर ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि आप ऐसा मान लो कि एक कमरा है, अब उसमें भाई रहते हैं ना, अब एक जना रहता है, दो जना रहता है, मान लो कि भाई एक ही कमरा है, तब तो मजबूरी है, अगर दो भाई है तो भाई दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा उसमें। अगर दो कमरे हैं तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों भाई एक ही कमरे में रहेंगे या अलग अलग में रहेंगे, ठीक है भाई, क्या करेंगे, वो अलग अलग अपना कमरा लेंगे ना, अपनी प्राइवेसी लेंगे वो। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल सी बात, सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, क्या होगा, एक साथ दो लोग नहीं रहना चाहते, अक्सर वो क्या करना चाहेंगे, अलग अलग रहना चाहेंगे, अगर उनके पास चॉइस अवेलेबल है। तो अगर चॉइस ही नहीं है तो बात ही अलग है, जैसे अब आने वाले समय में चॉइस खत्म हो जाएगी, देखिए कैसे, जैसे हम आए आयरन पे, तो अब देखिए आर्गन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, 4s2 3d6, तो अब चॉइस खत्म हो गई, अब किसी ना किसी एक भाई को एडजस्ट करना पड़ेगा, 5 ऐसे भरे हुए थे, एक उल्टा भरेगा, है ना, क्योंकि हमने क्या सीखा है, हमने एक बात और बात करी थी क्या, कि एक ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो दो इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, है ना, सेम स्पिन वाले नहीं हो सकते, सेम स्पिन वाले होंगे तो फिर क्या होगा, वो आपस में रिपल्शन करेंगे, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया, 4s2 3d6 क्या होने वाला है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा भाई, कोई ना कोई तो साथ में रहेगा, दिखा दो डब्बा बना के, यहाँ पर अब एक को साथ में रहना पड़ रहा है। अब ये जरूरी नहीं यही वाला रहेगा सर, पहले वाला रहेगा क्या, अरे मर्जी आपकी, दिखाओ किसी को भी, चाहे आप पहले वाले पे दिखा दो, दूसरे वाले पे दिखा दो, तीसरे वाले पे दिखा दो, चौथे वाले पे दिखा दो, पांचवे वाले पे दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी भाई के साथ बना दो। यूजुअली हम क्या करते हैं, पहले वाले पे बना लेते हैं, आपकी मर्जी पड़े जिस पे बनाओ, पहले पे बनाना है, दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है पहले में भरो, चाहे दूसरे में भरो, चाहे तीसरे में भरो, चाहे चौथे में भरो, चाहे पांचवे में भरो, जिस मर्जी में भरो, ये चीज आपको क्लियर है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये जो एरो दिख रही है ना, आधी 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 जो एरो है, ये क्या दिखाती है, इलेक्ट्रॉन को दिखा रही है, और साथ ही क्या दिखा रही है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब दोनों की स्पिन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक क्या होता है क्लॉकवाइज, और दूसरा कैसे जाता है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 27 एटॉमिक नंबर की। तो 27 जो है, क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन और अगर बढ़ेगा तो एक इसमें आएगा, तो अब दूसरे भाई को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, कर लिया भैया एडजस्ट। फिर निकेल की बारी आई, जब निकेल की बारी आएगी तो अब तीसरे भाई को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तीसरे भी एडजस्ट कर लिया, मम्मी पापा ने बोला है तो भैया एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्या है? मम्मी पापा ने बोला कि दोनों एक कमरे में रहोगे तो फिर रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद आया कॉपर। अब देखो यहाँ पर इनमें ज्यादा भाईचारा है, यहाँ पर बड़े वाले 5-5 कमरे वाले जो है ना, उनमें क्या रहेंगे, दो दो भाई रहेंगे सब में, और इसमें एक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ध्यान से सुनो, इसका रीजन यही है। क्या है, यहाँ पर देखो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है ना, 4s1 3d10, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 4s2 3d9 होना चाहिए था। सर ऐसे यहाँ पर भी जैसे 4s2 3d4 के लिए आपने लॉजिक बताया, वैसे ही यहाँ पर भी कोई लॉजिक होना चाहिए फिर 4s1 3d10 के लिए। बिल्कुल सही बात है, लॉजिक होता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं है, लॉजिक है, समझो। 4s1 3d10, अब देखो ये हाफ फील्ड है, ये डी वाला क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया। डी वाला कैसा हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया। ठीक है, डी में एनर्जी यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर ज्यादा होंगे। कितने एक्सचेंज थे D10 में, हाँ मैंने लास्ट क्लास में निकालने के लिए भी बोला था, D10 में कितने एक्सचेंज होंगे, देखो P6 में कितने एक्सचेंज थे, 6 एक्सचेंज हो रहे थे। D10 में कितने होंगे, D5 में देखो कितने, D5 में कितने निकल रहे थे, 10। मैंने आपको क्या बताया था, एक तरह के स्पिन वाले एक ही तरह के स्पिन वाले के साथ एक्सचेंज होंगे। तो बेटा अगर एक तरह की स्पिन वाले एक तरह की स्पिन के साथ चेंज होंगे तो दूसरी तरह की स्पिन वाले दूसरी तरह की स्पिन के साथ चेंज होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब अगर 10 ऊपर वाले हैं एक्सचेंज, तो 10 ही क्या होंगे, नीचे वाले भी एक्सचेंज होंगे।
यानी अगर 10 ऐसे वाले एक्सचेंज थे तो 10 ऐसे वाले तो एक्सचेंज करेंगे, तो टोटल एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 20 हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही थी, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही थी तो हम क्या करेंगे, पहली कोशिश हमारी यही होगी कि हम ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ भागे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़े। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये वाला जो टॉपिक है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसी इसी लेक्चर सीरीज का आप इससे पिछला वाला लेक्चर देखिएगा, शायद लेक्चर नंबर ये 10 होने वाला है, वो लेक्चर नंबर 9 होगा। ठीक है, या फिर अगर ये लेक्चर 11 है तो लेक्चर 10 है। वैसे जहां तक मुझे याद है ये लेक्चर नंबर 10 है, वो लेक्चर नंबर 9 था। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, आप लोग उसको देखेंगे तो इजीली आप लोग को यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी। आर्गन, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल 4:3D10। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ये कायदे से केस क्या होना चाहिए था, आप चाहो तो लिख लो 4:3D9, यहाँ पर भी होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, हुआ असल में ये 4:3D10। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो क्या आ गई, ज्यादा आ गई। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग अगर समझ चुके हो तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दो चीजें वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ, वही चीजें जो कि मैंने आपको पहले बताई थी। क्यों मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि वही चीजें अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल के नाम पे पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोगों ने वो चीजें जनरली देखी थी, लेकिन अभी हम उन सेम चीजों को किसके नाम पे पढ़ेंगे, प्रिंसिपल के नाम पे पढ़ेंगे। देखो एक चीज तो क्या मैंने बताई आपको कि अगर एक डब्बे में यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम स्पिन के नहीं हो सकते। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो आप ऐसे नहीं भर सकते और आप ऐसे नहीं भर सकते, ये दोनों तरीके गलत हो जाएंगे। रीजन मैं आपको इसके पीछे का पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पर एक कारण है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर हैं तो वो हमेशा कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। ठीक है, यही चीज है, और यही कौन बोलता है, यही चीज बोलता है हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, यही बात कौन बोलता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं उसकी स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर में आपके सामने लिखूंगा, आपको वो भी एकदम अच्छे समझ में आ जाएगी। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अपोजिट स्पिन जो है वो जरूरी है अगर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट चीज की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। देखिए आप क्या देख रहे हैं, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूं आपसे पी ऑर्बिटल की, तो अगर मुझे पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरते हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने ध्यान से क्लासेस को देखा है तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो भाई थे वो अक्सर क्या चाह रहे थे, अलग अलग कमरा चाह रहे थे। वो मजबूरी में, अगर मजबूरी पड़ गई बिल्कुल कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तभी वो एक कमरे में आ रहे थे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सब क्या चाह रहे हैं, अपना अलग अलग कमरा चाह रहे हैं। ठीक है, अपना आराम से रहना चाह रहे हैं, पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर जबरदस्ती इन दोनों को क्या कर दिया, दो दो को एक साथ बिठा दिया और एक कमरा खाली छोड़ दिया। तो क्या ये पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे। यही कौन कहता है, यही चीज कौन कहता है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि अगर एक सबशेल हमारे पास है, यानी कि अगर हमारे पास 3-4 कमरों का, 5 कमरों का कौन कौन से सेट होते हैं, एस ब्लॉक यानी कि एक कमरे का सेट, पी ब्लॉक यानी कि 3 कमरे का सेट है ना, 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, और डी ब्लॉक मतलब 5 कमरे का सेट, और एफ ब्लॉक मतलब 7 कमरे का सेट। तो यहाँ पर देखो सब क्या चाहेंगे, अपना अलग अलग कमरा चाहेंगे जब तक कि चॉइस अवेलेबल है। जब चॉइस अवेलेबल नहीं होगी तब तो मजबूरी है, तब तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज कौन कहता है, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसका मतलब ये वाली चीज तो क्या हो जाएगी, गलत, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, सही। यानी कि सब अपना क्या चाहेंगे, अलग अलग रहना चाहेंगे। जब तक पॉसिबिलिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग करना शुरू नहीं करेंगे,
यानी कि दो भाई एक साथ रहना शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गई। अगर आप लोग ये वाली चीज समझ चुके हो तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, पर तब तक आप इसे फटाफट से नोट डाउन करिए। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। देखिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। यानी कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, किसके साथ, अपोजिट स्पिन के साथ, सेम स्पिन के साथ नहीं आ सकते। और यही बात हम लोग काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैसे। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर, और ये ऑर्बिटल किसका है, 1s का है। अब यहाँ पर 1 जो है ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है n को, यानी कि हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिखा रहा है। सेकेंड हमारे पास जो s है वो s किसको दिखाता है, l की वैल्यू को, यानी कि एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू को दिखाता है, जो कि यहाँ पर क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। m की वैल्यू क्या होती है, -l टू +l। तो अगर l की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब m की वैल्यू यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या होगी, 0। सेम ऐसे ही यहाँ पर 1 0 0। अब आपको याद होगा कि स्पिन क्वांटम नंबर के केस में हम लोगों ने एक बात की थी कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यू +½ और -½ होती है डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ऊपर की तरफ, तो मान लिया कि वो +½ से डिनोट कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे की तरफ है उसे हमने मान लिया कि -½ से डिनोट कर रहे हैं। तो ये बदल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी हमारे पास अगर कोई भी एटम है तो उसके अंदर आप कभी भी देख लेना, दो इलेक्ट्रॉन के लिए दो इलेक्ट्रॉन के लिए ठीक है, सेम एड्रेस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कि ऐसा ना हो कि सारा पूरा एड्रेस सेम हो गया। अब भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि मान लो कि तुम्हारा कोई एड्रेस है, ठीक है, तुम्हारा कोई एड्रेस है, अब तुम्हारा कोई पड़ोसी है, उसका भी सेम एड्रेस तो नहीं होगा बिल्कुल। मान लीजिए आप फ्लोर वाले सिस्टम में भी रहते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप कहीं रहते हैं, ठीक है, फ्लोर वाले सिस्टम में आपका एड्रेस है XYZ कुछ। अब आपका मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर है, दूसरे वाले का सेकंड फ्लोर है, तो वहां पर XYZ उसका सब कुछ सेम है भाई, दिल्ली इंडिया, फिर दिल्ली, फिर उसमें भी XYZ जो भी आपकी बिल्डिंग है वो, ठीक है, सब कुछ सेम है। पर फ्लोर बदल गया, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो अलग अलग लोग हैं, अब उनका सब कुछ एकदम सेम एड्रेस है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा, चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं हो सकते, कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते यहाँ पर जिनका क्या हो, पूरा सेम एड्रेस हो। तो सेम एड्रेस, एड्रेस कौन बताता है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिल रही थी। तो यहाँ पर जो एड्रेस बताने का काम है वो कौन कर रहा है, क्वांटम नंबर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वांटम नंबर्स है, जैसे एन जो है वो हमें ऑर्बिट के बारे में बता रहा था, क्या इसी तरीके से हम लोगों को क्वांटम नंबर्स जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे, और उसी इंफॉर्मेशन से हम किसके पास पहुंच रहे थे, इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच रहे थे, और इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो यही बात देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव इक्वल वैल्यू ऑफ ऑल 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए नहीं हो सकते। यही बात कौन बोलता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को इसके अंदर कोई डाउट बाकी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखिए, ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था कि भाई भाई जब तक कमरे लेना नहीं चाहेंगे ना, भाई जब तक एक कमरे में रहना नहीं चाहेंगे, जब तक कि उनके पास चॉइस है कि वो दूसरे कमरे में रह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि जब तक जो एक सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता, जब तक उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता तब तक पेयरिंग नहीं होगी। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या, जब तक आप एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो आप अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकते।
क्योंकि अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी तो पेयरिंग होनी ही होनी है। तो भैया अपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया ऊपर की स्पिन, दूसरे वाले में आपने भर दिया अपोजिट स्पिन, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए उसी के बेसिस पे यहाँ पर पूछा गया हमसे कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होंगी, ठीक है। विद पैरेलल स्पिन का मतलब यही है कि आप जब इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक में ऊपर भर रहे हो और अगले वाले जो ऑर्बिटल है उसमें आप नीचे भर रहे हो। कब? जब तक सिंगली एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तब तक की बात हो रही है, ठीक है। मैं आपको बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो पहला अरेंजमेंट, दो इलेक्ट्रॉन भर रहे हो सब में। पहले में क्या कर रहे हो, इसमें एक भरा इसमें एक भरा, सही। हमने क्या पढ़ा कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, क्या दिक्कत है, पढ़ रहे हो ना। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल विल नॉट टेक प्लेस, पेयरिंग नहीं करानी, इलेक्ट्रॉन भरते चले जाओ हर एक ऑर्बिटल में, ठीक है। सिंगली ऑक्यूपाई करना है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो पहले, उसके बाद पेयरिंग का सोचना, उसके बाद दूसरे भाई को बुलाना। तो विद पैरेलल स्पिन, एक ही तरह की स्पिन के साथ, हाँ एक ही तरह की स्पिन है, देखो ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन भरा है, बिल्कुल भरा है, तो ये भी ठीक है। अब मतलब नहीं है आप पहला भरो, तीसरा भरो, चौथा भरो, पांचवा भरो, कोई सा भी भरो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप भर रहे हो ना, कमरे सब बराबर है। यहाँ पर देखो पहला नहीं भरा, दूसरा तीसरा भर दिया, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो बाद वाले दोनों भर दिए, सॉरी पहले वाले दोनों भर दिए और नीचे एक की तरफ स्पिन से भर दिए, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो एक नीचे, इन दोनों के बीच में गैप नहीं, पहला और तीसरा खाना भर दिया, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तब भी ठीक है। पर यहाँ पर देखो ये अपोजिट स्पिन कर दिया, अपोजिट स्पिन थोड़ी करना था, हमने तो मना किया था ना। जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता तब तक अपोजिट स्पिन वाला आप सोच ही नहीं सकते। तीन इलेक्ट्रॉन भर दिए उसके बाद सोचोगे अपोजिट स्पिन फिर लाओगे, फिर तो मजबूरी है, फिर तो अपोजिट स्पिन वाला ही आएगा, ठीक है। 7 देखो यहाँ पर एक ही में दोनों भर दिए ना भाई, जब भाइयों के पास चॉइस है तो आप जबरदस्ती उनको क्यों धकेल रहे हो, या आप दोनों चुपचाप जाके एक साथ बैठो, ठीक है। तो अब आप लोग समझ में आया कि हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी जो दो इलेक्ट्रॉन है उनका सेम एड्रेस नहीं हो सकता, यानी कि चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर दोनों के लिए सेम नहीं हो सकते, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की, तो वहां से हमने क्या सीखा कि सभी, अगर आप एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करो, ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्यूपाई होना चाहिए, यानी कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर दो, उसके बाद ही आप पेयरिंग कराने का सोच सकते हो। और जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तब भी एक चीज ध्यान रखो, क्या, कि स्पिन पैरेलल हो, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते हो आपकी एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भर रहे हो एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आई। अगर आप लोग को ये चीज समझ में आ गई तो फटाफट से इसे करिए नोट डाउन, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए तो फटाफट से देखते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक। देखिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टू कैलकुलेट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताइए, ठीक है। अब ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ये किससे निकाली जाती है, ये फॉर्मूले से निकाली जाती है। और ये जो इसका फॉर्मूला है देखिए, ये क्या होता है 2s+1, जहां पर s क्या होता है टोटल स्पिन, ठीक है। टोटल स्पिन किसी भी, आप अगर बात करेंगे एटम की तो वहां पर उसके अंदर जो ऑर्बिटल है उसके द्वारा निकाल ली जाती है। कैसे निकाली जाती है देखिए, अगर मान लीजिए P2 कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है, P2 कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब यानी कि P में दो इलेक्ट्रॉन है। अगर P में दो इलेक्ट्रॉन है तो आप देखिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ऊपर की तरफ s इज हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। ये तो तब की सिचुएशन हो गई जब ऊपर की तरफ था। हालांकि मैंने आपको एक चीज बोली हुई है कि आप ऊपर की तरफ नीचे की तरफ इस चीज की टेंशन मत लीजिए, ऊपर की तरफ लेके भी प्लस हाफ भी हो सकता है माइनस हाफ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। पर आप जनरली ऐसा मान सकते हैं कि ऊपर की तरफ आप ले रहे हैं तो प्लस हाफ ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे माइनस हाफ ले लो सेम चीज है, ठीक है। तो आप चाहे तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 या माइनस हाफ इज इक्वल टू -1। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पर टोटल स्पिन है, बिल्कुल ठीक है, टोटल स्पिन यानी कि दोनों जो स्पिन है उसको ऐड कर दिया, ठीक है। पर आंसर तो चेंज हो जाएगा। देखिए आंसर चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब भी आप टोटल स्पिन की बात करेंगे तो यहाँ पर
ये जो स्पिन हमने माइनस ली है ये नहीं बता रही है कि नेगेटिव है, ये केवल दोनों को अपोजिट डायरेक्शन बता रही है। तो आप जब भी यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करते वक्त आप हमेशा क्या करेंगे, मॉडुलस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप इसे पॉजिटिव में बना लेंगे। ठीक है, नेगेटिव भी अगर होगा तो आप पॉजिटिव ही लेंगे। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी निकल के आएगी, 2s + 1, यानी कि 2 इंटू में 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना निकल के आया। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है P2 कॉन्फ़िगरेशन, ये आप जानते हैं कि गलत है, बिल्कुल गलत है, पर आपको एग्जाम में लिख के कभी कभार दे देता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल के दिखा दो। वो गलत कॉन्फ़िगरेशन की पूछ रहा है, आप ये मत टेंशन लेना कि गलत कॉन्फ़िगरेशन की कैसे पूछ लिया, वो पूछ रहा है उसको बता देना, कोई बात। ठीक है, एग्जामिनर की मर्जी है, अगर उसके मन में आ रहा है कि गलत कॉन्फ़िगरेशन की पूछनी है तो पूछने दो। s इक्वल्स टू हाफ माइनस हाफ, भाई एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसका मतलब एक प्लस हाफ होगा एक माइनस हाफ होगा, तो 0 हो गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 2s + 1, यानी कि 2 इंटू में अब क्या है, टोटल स्पिन है 0, तो 2 इंटू में 0 प्लस में 1 यानी कि 1। यहाँ पर देखो आयरन 2 प्लस का आयरन है, 3d6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखना क्या होगा, टोटल स्पिन कितनी निकल के आएगी, देखो Fe2 प्लस आयरन, आपको आयरन याद होगा, आयरन आपने लिखा था 4s/3d6। अब जो बाहर है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन पहले निकला, यानी कि 4s में से इलेक्ट्रॉन पहले निकला, तो आयन बनाया ना आपने, आयन बनाया पॉजिटिव वाला, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्यों, +2 लिखा है उसको, +2 लिखा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल के 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए, तो अब बचा क्या, ऊपर बाहर 3d6 बचा। अंदर वाला हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अंदर वाले की तो वैसे ही पेयरिंग हो चुकी है सबकी, तो अब सबकी अगर पेयरिंग हो चुकी है तो इसका मतलब वहां पर जो स्पिन आएगी वो 0 ही आने वाली है। अब देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए तो 5 तो सीधे सीधे भरे जाने सब एक एक खाने में, तो छठे भाई की मजबूरी थी कि उसको यहाँ पे आके रहना था, तो वो रह रहा है। अब यहाँ पे आके रह रहा है तो इसका मतलब ये दोनों तो जोड़ा बना चुके हैं, जोड़ा बना चुके हैं, तो अब इनकी स्पिन तो क्या होगी, टोटल स्पिन 0, तो लिखना ना लिखना बराबर है। इनकी देखो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, या आप बोलना चाहो तो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, तो यानी कि 2 या फिर -2 निकल के आएगी, तो ये आपकी आ गई टोटल स्पिन। और इसी तरीके से आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हो, जो कि क्या होती है 2s + 1, तो यानी कि एक हो जाएगी 2 इंटू में 2 प्लस में 1। ठीक है, ये क्या होने वाला है आंसर हमारे पास 5। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसी चीज की बतानी है। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक तरीके से क्या बता रही है, ये बता रही है कि किसके अंदर कितनी स्पिन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक तरीके से स्पिन के मैग्नीट्यूड को बताने का आपके पास काम कर रही है। ठीक है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए हमारा अगला टॉपिक है नोड। ये भी एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप लोगों को फ्री के एक तरीके से 4 नंबर मिल जाएंगे। देखिए नोड क्या है, नोड बेसिकली वो पॉइंट है या फिर वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 होती है। मतलब यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है, यानी कि एटम के अंदर वो वाला हिस्सा जहां पर इलेक्ट्रॉन लगभग लगभग बहुत रेयर है कि नहीं मिलेगा, या बहुत रेयर ही है कि मतलब मिलेगा। क्या है, जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। क्या है, अब एक बार क्या हुआ था कि मतलब हमारे ना इधर हमारे घर के आसपास, जब जहाँ हम रहते थे लगभग 10-12 साल पहले, ठीक है, वहां पर क्या हुआ कि एक बच्चा खो गया। ठीक है, अब बच्चा खो गया तो सब ढूंढने में लग रहे हैं उसको कि भाई कहाँ गया कहाँ गया। ठीक है, पूरा उसको गली मोहल्ले में ढूंढ लिया। ठीक है, और उसको पूरा ढूंढ लिया, पूरा घर भर में ढूंढ लिया अच्छे से, और क्या कहते हैं दोस्तों के घर पे भी देखा है। ठीक है, सब जगह ढूंढ रहे हैं, स्कूल में देख लिया, कोचिंग में देख लिया, ट्यूशन में, सब में देख लिया, वो मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। अब सब ये हैरान हो रहे कि बच्चा गया कहाँ गया था। कुछ घंटे बाद, करीब 3 से 4 घंटे बाद, वो बच्चा मतलब अगर आप लोगों के घर में होता हो तो क्या होता है कि जैसे ना बेड वगैरह जो है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा गद्दे वगैरह होते हैं ना, या फिर एक्स्ट्रा जो चादर वगैरह होती है, उनका एक पहाड़ बना के रख दिया जाता है ना, मतलब उनको लगा के रख दिया जाता है ऐसे। तो वो उसने क्या किया, वो उसके अंदर जाके छुप गया। ठीक है, वो छुपा हुआ
जब वो निकल के आया वहां तो सब मतलब हैरान, पहले एकदम शॉक हो गए कि ये भाई क्या हुआ यार, यहाँ पे तो मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि ये मिलेगा। ठीक है, तो वही वाली चीज है कि मतलब वो वाली जगह जहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन की, अब देखो वहां तो चलो मिल गया, पर वैसे ये वो वाली जगह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी लगभग जीरो है। ठीक है, हो सकता है बाई चांस मिल जाए पर लगभग जीरो है, मतलब कि यहाँ पर मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है। ठीक है, नोड वो वाला हिस्सा है एटम के अंदर, वो वाली जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी लगभग लगभग क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आई बात। अब देखो नोड दो तरह के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड और दूसरा होता है एंगुलर नोड। ठीक है, बेसिकली रीजन के बेसिस पे है कि किस तरह का रीजन वो है। तो एक को स्फेरिकल नोड भी कहा जाता है और दूसरे को नॉन स्फेरिकल नोड भी कहा जाता है। अब देखो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ रेडियल नोड, या फिर वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एंगुलर नोड, या फिर वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ टोटल नोड। देखो नंबर ऑफ रेडियल नोड का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है n माइनस एल माइनस वन। यहाँ पे n आप लोग जानते हो क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या होता है यहाँ पर एंगुलर क्वांटम नंबर। इसी तरीके से वो आपसे नंबर ऑफ एंगुलर नोड भी पूछ सकता है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है n। इसी तरीके से अगर आपसे वो पूछे नंबर ऑफ टोटल नोड, तो इसका भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे भाई, इसको इसको प्लस कर दो तो टोटल नोड निकल आएगी, यानी एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल, तो कितनी निकल के आई, एन माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकल के आ गई। तो तीनों फॉर्मूले अब तक आप लोगों के दिमाग में एकदम सेट हो गए होंगे, है ना। बहुत आसान तो फॉर्मूले है ना। नंबर ऑफ रेडियल नोड कितनी है बोलो, एन माइनस एल माइनस वन। नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितनी है बोलो, एल। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ टोटल नोड, तो वो कितनी है बोलो, एन माइनस वन। क्लियर है फंडा, बहुत आसान है। अब देखो एस पी डी एफ, ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिए, सब शेल लिख दिए। अब इनके अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब इनके अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी, नंबर ऑफ एंगुलर नोड की। तो देखो एल की वैल्यू इसके लिए जीरो होती है, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने होंगे, जीरो। ध्यान रखना, अगर मैंने सिर्फ एंगुलर नोड शॉर्ट में लिख दिया ए एन, देखो अगर मैंने सिर्फ क्या किया है, अगर मैंने सिर्फ आपके सामने सबशेल लिखा है, तो आपके पास एन की वैल्यू तो है ही नहीं, तो इसका मतलब आप एंगुलर नोड की ही बात कर रहे हो, समझ जाओ। ठीक है, हालांकि आपको लिख के देगा क्वेश्चन में, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर मैंने अगर आपको दिया ही है तो आप उसके हिसाब से निकालोगे ना। आप देखो पी, पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, वन, तो एंगुलर नोड कितना, वन। डी के लिए देखो, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, टू, तो यहाँ पर एंगुलर नोड कितने, दो। एफ के लिए कितनी होती है बोलो, तीन, तो यहाँ पर भी एंगुलर नोड कितने, तीन। अब यहाँ पर देखो दोनों चीजें की मैंने आपको, अब यहाँ पे मैं आपसे रेडियल नोड भी पूछ सकता हूँ और मैं यहाँ पे आपसे एंगुलर नोड भी पूछ सकता हूँ। रेडियल नोड कितने होंगे बोलो, रेडियल नोड होंगे एन माइनस एल माइनस वन। एन कितना है, फाइव। एल कितना है, वन। माइनस में और क्या होने वाला है, वन। कितना आया बोलो, तीन आए, यानी कि रेडियल नोड यहाँ पर कितने हैं, तीन। फिर हम बात करें एंगुलर नोड की, तो एंगुलर नोड बोलो, एंगुलर नोड तो देखते ही बता दोगे ना, पी। पी मतलब एंगुलर नोड कितना होगा, एल के बराबर होगा, और एल क्या होगा, पी के लिए वन होगा, तो इसका मतलब एंगुलर नोड भी क्या होगा, वन होगा। बोलो टोटल नोड, टोटल नोड कितने होंगे बोलो, एन माइनस वन, यानी कि एन क्या है, फाइव। यहाँ पर क्या होगा, फाइव माइनस में वन इज इक्वल टू फोर। क्या है, बोलो भाई बोलो, बोला करो, है ना। एन, एन क्या होगा यहाँ पर, फोर। माइनस में डी क्या होने वाला बोलो, डी होगा टू, क्यों, क्योंकि एल क्या होता है, टू। डी के लिए फोर माइनस टू माइनस वन, यानी क्या, रेडियल नोड कितना निकल के आ रहा है, वन। एंगुलर नोड देखिए, एंगुलर नोड कितना आएगा, अभी देखा हमने, अरे एंगुलर नोड तो निकाला ना, दो। टोटल नोड कितने होंगे बोलो, भाई सीधे सीधे गिन लो, या तो वन प्लस टू थ्री, या फिर आप एन माइनस वन कर लो, एन कितना, फोर, माइनस में वन कर लो, यानी कि थ्री। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नोड का फंडा भी अच्छे समझ में आ गया होगा। नोड के फॉर्मूले आप लोगों के दिमाग में बैठ गए होंगे, क्या क्या फॉर्मूले हैं नोड के, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, जो वही फॉर्मूला होता है जो रेडियल नोड का होता है, यानी कि n माइनस एल माइनस में वन होता है। नॉन स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है जो एंगुलर नोड का होता है, यानी कि एल होता है। फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ टोटल नोड की, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ रेडियल नोड प्लस नंबर ऑफ एंगुलर नोड, यानी कि n माइनस वन होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है।
और इससे रिलेटेड अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो आप इजीली उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए एक और हम बना लेते हैं, एक और कर लेते हैं ना। 5f, इसमें क्या होगा बोलो? एंगुलर नोड, आपकी बार एंगुलर नोड पहले देखना है। f क्या होगा भाई? l इज 3। फिर रेडियल नोड की बात करें, रेडियल नोड कितना होगा बोलो? 5 -3 -1 यानी कि एक ही बचा। तो अब टोटल नोड के लिए क्या जरूरत है बोलो? टोटल नोड सिंपल 3 + 1 4। आप चाहो है -1 कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नोड, नंबर ऑफ नोड्स किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग उनके नोड निकालने की ट्राई करना। 4D ले चुके हैं ना, 5D ले सकते हैं। ठीक है, इन सब के लिए आप लोग एक बार तीनों नोड कैलकुलेट करना, रेडियल नोड, एंगुलर नोड और साथ ही साथ नंबर ऑफ टोटल नोड भी आप लोग इसके लिए कैलकुलेट करना। चलिए फटाफट से आप इसे करिए नोट डाउन। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि इसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसे डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार टाइम देख लेते हैं कि कितना है हमारे पास। टाइम तो है, एक दो टॉपिक और हम लोग कर। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि है नोडल प्लेन। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। देखिए नोडल प्लेन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन होता है, ठीक है, एक ऐसा प्लेन होता है जो कि देर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो होती है। अब ये प्लेन वो उड़ने वाला प्लेन नहीं है, मैथमेटिक्स वाला प्लेन है। ठीक है, ये किसको बताता है? रीजन को बताता है पर्टिकुलर। ठीक है, तो प्लेन क्या है? वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो होती है। अब देखो नंबर ऑफ नोडल प्लेन का भी सिंपल सा फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला किसका था? एंगुलर नोड का फॉर्मूला था। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन भी आप कैसे निकाल सकते हो? एल से। तो यानी कि अगर मैं बात करूं एल जीरो अगर है, एल जीरो किसके लिए होता है? एस के लिए, तो यहाँ पर एक भी नोडल प्लेन नहीं होगा। फिर अगर मैं बात करूं पी के लिए, तो पी के लिए क्या होता है? एल वन होता है, तो यहाँ पर एक नोडल प्लेन होगा। अगर मैं बात करूं डी के लिए, तो यहाँ पर एल क्या होता है? दो होता है, तो यहाँ पर नोडल प्लेन कितने होने वाले हैं? दो होने वाले हैं। फिर अगर मैं बात करूं एफ के लिए, तो एफ के लिए यहाँ पर नोडल प्लेन कितने होने वाले हैं? तीन होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मैक्सिमम इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा और आप लोगों से पूछा नहीं जाने वाला। एक चीज मैं आप लोगों को अलग से बता देता हूँ कि डी जेड स्क्वायर जो है उसमें नोडल प्लेन नहीं होता। अब डी जेड स्क्वायर सुन के आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि डी जेड स्क्वायर है क्या। देखिए आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि जो डी सब शेल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब उन 5 ऑर्बिटल्स के अलग अलग नाम है, किसके बेसिस पे? कि वो किस जगह पर लाई करते हैं, किस एक्सिस में लाई करते हैं ना। तीन एक्सिस आप लोगों ने पढ़ी है ना, एक्स वाई जेड। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को आप एक्स वाई जेड बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये जो जेड है कि असल में यहाँ नहीं है, असल में क्या होगा? ऊपर और नीचे, बोर्ड के ऊपर और नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो है, ये डी जेड स्क्वायर क्या है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम लोग अगला ही टॉपिक हमारा पढ़ रहे होंगे, दैट इज शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। लेकिन शेप ऑफ ऑर्बिटल्स जो है ये मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मैं डिजिटल बोर्ड के द्वारा पढ़ाऊँ, कि ये आप लोगों को मैं पेन टैप से पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग आराम से उसको 3D में विजुलाइज कर सको अच्छे से कि किस तरह के जो एस पी और डी ऑर्बिटल हैं ये असल में मतलब दिखाई किस तरीके से देंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। डी जेड स्क्वायर बस आप इतना समझ लीजिए अभी के लिए कि ये उन 5 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल है और इसके अंदर कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। ये आप लोगों को दिमाग में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डी जेड स्क्वायर में कितने नोडल प्लेन होते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों का जो चैप्टर है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपना अगला चैप्टर। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुड लक आप लोगों के एग्जाम्स के लिए।